नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। सभी उन तमाम बिंदुओं को जानेंगे जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आइए ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए माँ शारदा को नमन करते हुए सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना जो प्रथम बिंदु है वो है दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। किसमें दोस्तों? अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसने अपना एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में अपनी रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि जो तिमाही आंकड़े हैं जनवरी से मार्च 2024 को लेकर, वो रिपोर्ट 15 मई 2024 को जारी की गई। उसमें बताया गया कि सबसे जो ज्यादा बेरोजगारी है वो कहां पर है दोस्तों? केरल में है। कहां पर है? केरल में। कि जो बेरोजगारी है, पीएलएफ ने अपने सर्वे में बताया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जनवरी से मार्च 2023 से जनवरी से मार्च 2024 तक 6.8% से घटकर 6.7% हो गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो दोस्तों कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में है। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में है और उसके बाद करें तेलंगाना में है। ठीक है, याद कैसे रखें? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है? केरल में है। सबसे ज्यादा शिक्षित कहां पर है? केरल में है। शिक्षित है और बेरोजगारी है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को याद कैसे रखेंगे? जम्मू कभी अपने जाएं घूमने के लिए जाएं तो वहां पर देखा जाता है कोई मंदिर वगैरह में जाएं तो कंधे पर उठा उठा कर लेके जाते हैं। ठीक है, कंधे पर झोलियों में अपने उठा उठा कर मनुष्य लेके जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई आय का कोई स्रोत नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में 2 नंबर पर। सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में। उसके बाद आता है तेलंगाना, उसके बाद अपना राजस्थान। और सबसे कम जो बेरोजगारी है वो कहां पर है? दिल्ली और गुजरात में। ये अपने को याद रहेगी। ठीक है, बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा पुरुष बेरोजगारी की, तो वो कहां पर है? केरल में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद राजस्थान में। दिल्ली और गुजरात सबसे कम में अपने को, चाहे पुरुष हो चाहे कुल हो चाहे महिला हो, वो दिल्ली गुजरात ही याद रखना है। और महिलाएं की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक महिलाएं बेरोजगार है, उसके बाद केरल में, उसके बाद उत्तराखंड में, और न्यूनतम महिला बेरोजगारी दिल्ली गुजरात। सभी में दिल्ली गुजरात आने वाला है, लेकिन जो सर्वाधिक के आंकड़े हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। पीएलएफ ने अपने सर्वे में बताया कि जनवरी से मार्च 2023 में 9.2 से घटकर जनवरी से मार्च 2024 तक 8.5% महिला बेरोजगारी दर हो गई है। महिला बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? 8.5% हो गई है। पहले कितनी थी? 9.2% थी, वो अब कितनी हो गई है? 8.5% हो गई है। शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 50.2% हो गई है। पहले कितनी थी? 48.5% थी, जो बढ़कर 50.2% हो गई है। और शहरी क्षेत्र में महिला की बात करें तो महिलाएं 22.7 से बढ़कर 25.6% हो गई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो मेरे सभी प्रिय साथी याद रखेंगे। सबसे ज्यादा तो अपने पूछा जाएगा वो यही आंकड़े पूछे जाने वाले हैं। सर्वाधिक बेरोजगारी कहां पर है? केरल और जम्मू कश्मीर में। पुरुष की बात करें तो केरल और बिहार में, और महिलाएं की बात करें जम्मू और केरल में। कम न्यूनतम तो सभी में दिल्ली गुजरात है, दिल्ली गुजरात है और दिल्ली गुजरात है। तो इस प्रकार आप याद रख लेंगे। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ये आप जरूर इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अपने से पूछा जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस सहित 3 पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल, यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एक प्रकार का क्या है? संस्था है। उसमें क्या क्या जो भी आवश्यक दस्तावेज होते हैं, मेमोरेबल होते हैं, उनको उसमें निरूपित कर दिया जाता है। तो भारतीय साहित्य और संस्कृति की पहचान रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी, और सहस्त्रलोचन, इन सभी तीनों को क्या किया गया? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल में शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना जो दोस्तों यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की 1998 में की गई थी। और उसमें कितने देश शामिल हैं? 43 देश, यानी 43 देश में शामिल है।
यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व की स्मृति समिति मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की उलान बटोर में संपन्न 10वीं बैठक में लिया गया था। इस जो उलान बटोर में अपनी 10वीं बैठक हुई थी 7 मई 2024 को, उसमें यह निर्णय लिया गया और यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रामचरितमानस, पंचतंत्र और 6 हृदयालोचन को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1992 में और ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अगर इसे स्टार्ट किया जाता है तो उसे 1998 में स्टार्ट किया जाता है और उसमें कुल 43 देश इसमें शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अपने विरासती दस्तावेज हैं, उनको ये पूरी तरीके से संरक्षण करता है और विश्व विरासत संधि और विश्व विरासत सूची महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी मान्यता देती है। जिस तरह यूनेस्को जो भी कोई विश्व विरासत संधि है, कोई विरासत सूची है या सांस्कृतिक या पर्यटक जो भी स्थल है उनको मान्यता देता है, उसी प्रकार इसका उद्देश्य भी क्या है कि दस्तावेजी को विरासत की रूप में उन्हें मान्यता देना है। किसका दोस्तों? MOWCAP का, MOWCAP का, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संचालित है? ये यूनेस्को के द्वारा संचालित है। ये अपने को ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें भारतीय वायुसेना ने किया पोर्टेबल अस्पताल का एयर ड्रॉप परीक्षण। पोर्टेबल अस्पताल के बारे में अपने अक्टूबर और नवंबर माह की क्रोनोलॉजी के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। पोर्टेबल अस्पताल क्या होता है कि इसमें 72 ब्लॉक्स होते हैं। कितने? 72 ब्लॉक्स होते हैं और उनमें सभी तमाम वह जो चिकित्सा संबंधी उपकरण होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कोई भी क्लाइमेट आने पर या आपदा आने पर उनमें तुरंत क्या हुआ है, सेना के द्वारा वहां पर उस पोर्टेबल अस्पताल को पहुंचा जाता है और उस जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको उपचार किया जाता है। यानी एक तरीके से मोबाइल हॉस्पिटल अपने से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोबाइल हॉस्पिटल इसे कह सकते हैं। एक बड़ा सारा बॉक्स होता है, उसमें 72 इस प्रकार बॉक्स होते हैं और उनमें सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरण होते हैं और वहां पर जाने के वो उसमें ICU भी बन जाता है, उसमें इमरजेंसी रूम भी बन जाता है। उसमें अगर बात करें तो सभी प्रकार के जो चिकित्सा से रिलेटेड जो अपने आवश्यक उपकरण होते हैं या गतिविधियां होती है वो उसमें सभी शामिल होती है। तो जो भी कहीं पर भी अगर कोई आपदा आती है तो वहां पर उस पोर्टेबल अस्पताल को ले जाया जा सकता है और वहां से ग्रसित लोगों को, पीड़ित लोगों को वहां पर उसमें क्या दिया जा सकता है, राहत प्रदान की जा सकती है। ऐसा परीक्षण कब किया गया? 14 मई 2024 को किया गया। इस परीक्षण में पोर्टेबल अस्पताल विषम, इसका क्या नाम दिया गया है? विषम इसको नाम दिया गया है, को 1500 फुट की ऊंचाई से जमीन पर उतारा गया। इसे कौन से विमान के साथ ले गया? AN-32 विमान से इसे ले जाया गया था और पैराशूट की मदद से 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल विषम को उतारा गया। इस सफल परीक्षण के बाद विषम अस्पताल को किसी भी दुर्गम जगह पर या प्राकृतिक आपदा के दौरान विमान या हेलीकॉप्टर की मदद से उतारकर 8 मिनट में इलाज शुरू किया जा सकता है। कोई भी जहां पर मानो कोई भी आपदा आ गई, आपदा आने के बाद तुरंत इस हॉस्पिटल को वहां से कैरी करके हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाएगा और 8 मिनट के अंदर इलाज शुरू हो जाएगा। जब अयोध्या मंदिर में राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन किसी प्रकार जैसे 2 इन पोर्टेबल अस्पताल विषम को वहां पर लगाया गया था। अगर कोई भी दुर्घटना होती है बाई चांस तो तुरंत वहां पर क्या किया जाए, इलाज या मुहैया करवाया जाए। हम बात करते हैं पोर्टेबल अस्पताल विषम के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालाइज जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से यह लैस है। आरोग्य मैत्री क्यूब विषम पोर्टेबल अस्पताल के साथ 200 हताहतों का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1.50 करोड़ की लागत से बने विषम पोर्टेबल अस्पताल को 36 क्यूब इसमें होते हैं और इसमें एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, जैसा मैंने आपको बताया सारी इसमें सुविधाएं होती है। एक बार आप सर्च करना पोर्टेबल हॉस्पिटल, फिर आपके सामने वो आ जाएगा, फिर आप उसमें जान पाएंगे भी क्या होता है। थोड़ा देख लिएंगे तो और अधिक से आप याद रख पाएंगे। सेल भिलाई करेगा छत्तीसगढ़ के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना। सेल भिलाई, सेल जैसे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वह और भिलाई संयंत्र है ना,
जो स्टील का प्लांट है भिलाई में छत्तीसगढ़ में, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, छत्तीस में पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना करेंगे। अब फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मैंने आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया गया ऊपर। अब सोलर प्लांट क्या होते हैं, अपने धरती पर लगा दिए, जैसे स्ट्रक्चर बना के लोहे की, उस पर सारी सोलर की प्लेटें लगा दी जाती है। फ्लोटिंग किसे कहेंगे, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो होते हैं, जैसे अपने मान लो धरातल तो है नहीं, कोई नदी वगैरह है, नदी नाले बड़े सारे हैं, तो उन तैरते हुए पुल बनते हैं ना, उसी प्रकार नदी के ऊपर उन सोलर पैनलों को लगाना ही क्या होता है, फ्लोटिंग सोलर पैनल। तो ये सेल और भिलाई क्या करेंगे, ये मिलकर दुर्ग जिले में स्थित मरोदा फर्स्ट जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मरोदा जलाशय में। कहां पर, मरोदा जलाशय में। ये दो फैक्ट है, ये आपको जानने जरूरी है। वहां पर 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित है, ये करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप याद रख लेंगे। तो इस पहल का उद्देश्य है कि सालाना 34.26 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, और इस परियोजना का क्रियान्वयन जो किया जाएगा, इस परियोजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई लिमिटेड के माध्यम से यह क्रियान्वित की जाएगी। वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए THD और UNDP के मध्य MOU हुआ है। कोल्ड चेन प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, कोई भी वैक्सीन है, जैसे कोई भी इंजेक्शन है, टिक्का है, उसे एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई इंजेक्शन है उसे फ्रिज में रखा जाता है, किसी को छांव में रखा जाता है, किसी को अंधेरे में रखा जाता है। इस प्रकार अलग अलग मेडिसिन की अलग अलग क्वालिटी होती है, उसे क्या बोला जाता है, कोल्ड चेन प्रबंधन, यानी एक निश्चित तापमान पर उसे रखना। वैक्सीन का जो निर्धारित तापमान है, उस निर्धारित तापमान में रखना। तो ये कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए यह समझौता हुआ है। जैसे मानो कोई वैक्सीन है, वो अमेरिका में बन रही है लेकिन उसकी जरूरत भारत में है, या कोई वैक्सीन भारत में बन रही है, उसकी जरूरत अमेरिका में है। जैसे कोविड के दौरान अपने जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, उसका जो निर्यात किया जाता था, भेजी जाती थी, वो अन्य देशों में भेजी जाती थी, तो उसके निश्चित तापमान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह पहुंचाई जाए, तो उसे बोला जाता है कोल्ड चेन प्रबंधन। तो उसके लिए क्या हुआ है, अच्छे तरीके से कोल्ड चेन प्रबंधन किया जाए, उनके लिए समझौता हुआ है UNDP के मध्य और DAHD के मध्य। किसके मध्य, ये आपको ध्यान में रखना है बस, और इसमें कोई विशेष नहीं है। DAHD है पशुपालन एंड डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मध्य यह समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत की ओर से पशुपालन और डेयरी विकास के मध्य। अब बहुत हटके प्रश्न है ये, बहुत हटके। UNDP इंजेक्शन के लिए कौन MOU कर रहा है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ये देखो डेयरी मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि रणनीति भागीदारी भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन और क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। तो ये था दोस्तों कोल्ड चेन प्रबंधन। 2014 से 2022 में SC छात्र नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है, ये NBC ने बताया है। ये आप बस याद रखिएगा कि देश में अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत छात्र नामांकन 44% की वृद्धि हुई है, और ST की बात करें तो 65% की, और SC की बात करें तो 45% की वृद्धि हुई है। ये 3 डेटा आप याद रखिएगा, इसमें से सारा कवर अपना हो जाएगा। बात करें OBC में कितने प्रतिशत नामांकन की वृद्धि हुई है, तो 44% की। ST में कितने प्रतिशत की, तो 65% की, और SC में 45% की वृद्धि हुई है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और यह किसने बताया है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह रिपोर्ट 19 मई 2024 को जारी की गई, और रिपोर्ट के अनुसार महिला SC नामांकन 51% की वृद्धि हुई है। और ये इसका सारांश है, वो मैंने आपको उसमें लिख के दे दिया कि 45% है जो OBC में हुआ है, ST में 65% हुआ है। DD किसान चैनल पर 2 AI एंकर लॉन्च, जैसे 2 रोबोटिक एंकर लॉन्च हो गए। अपन कोई भी न्यूज चैनल देखते हैं, जैसे आज तक है, ठीक है, उनमें एंकर होते हैं, लेकिन अब एंकर की जगह AI इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक, मनुष्य को ना लगाकर, व्यक्ति को ना लगाकर वहां पर रोबोटिक एंकर लगाए जाएं। तो ये DD किसान चैनल ने शुरुआत की है। दूरदर्शन DD किसान ने 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर AI एंकर 26 मई 2024 को लॉन्च किए गए, और DD किसान चैनल है उसकी स्थापना 26 मई 2015 को हुई थी। और जो AI एंकर है उनका नाम कृष और भूमि है, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर भी है।
कृषि और भूमि इनके नाम है, ये एआई एंकर लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही दूरदर्शन किसान एआई एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। ये दोनों एंकर 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसान की तरह और इंसानों की तरह ही काम कर सकते हैं। ये एंकर बिना रुके 24 घंटे न्यूज पढ़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपने कृषि और भूमि, जो आंतरिक मचा देंगे। आप भी सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं थकेंगे। और बात करें न्यूज फैक्ट की, तो विश्व में पहला एआई न्यूज फैक्टर 2018 में चीनी राज्य में सिन्हुआ द्वारा पेश किया गया था, जिसका नाम था क्यू हाउ। क्या दोस्तों? क्यू हाउ नाम से एंकर लॉन्च किया गया था। भारत में सना नाम की पहली एआई न्यूज एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में आज तक हिंदी न्यूज चैनल पर पेश किया, लेकिन ये सब प्राइवेट है। अगर ये बात हो रही है तो डीडी किसान चैनल, ये सरकारी की बात हो रही है। तो डीडी किसान चैनल जो पहला चैनल बन गया जिस पर एआई एंकर लॉन्च किए गए हैं, कृषि और भूमि, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट और सूचकांक की बात करें तो 65 वर्ष में हिंदू आबादी में 7.2% घटी है, ऐसा आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है, जो मई 2024 में अभी जारी हुई थी। कौन सी दोस्तों? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है जो मई 2024 में, उसमें बताया कि 65 वर्ष में हिंदू आबादी 7.82% घटी है। ठीक है। EACPM के द्वारा इस कार्यपत्र में कहा गया कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 7.2% घटा है, जबकि मुस्लिम आबादी का हिस्सा 43.15% बढ़ा है। देश में बहुसंख्यक हिंदू आबादी वर्ष 1950 से 84.68% से घटकर 2015 में 78.06% रह गई है। अब हिंदू आबादी कितनी रह गई है? 78.06% रह गई है, जो 1950 में कितनी थी? 84.68 थी। 1950 में मुस्लिमों की आबादी थी वो 9.84 थी, और जो 2015 में 14.9 हो चुकी है। इस प्रकार मुस्लिम आबादी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जैन समुदाय के कितने लोग हैं? तो 0.36 हैं। सिख समुदाय के 1.85 हैं। ईसाई के 2.36 हैं। पारसी के समुदाय के 0.004 हैं। तो ये ऐसा आंकड़ों में बतलाया गया है। तो अपने से प्रश्न बनेगा तो यही हुआ कि हिंदू आबादी, अभी आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हिंदू आबादी में कुल कितनी गिरावट आई है? तो 7.82% गिरावट आई है। बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट जो अपना फैक्ट है दोस्तों वो है मुंबई और दिल्ली में विश्व के शीर्ष 50 अमीर शहरों में, मुंबई और दिल्ली विश्व के सबसे शीर्ष 50 अमीर शहरों में शामिल हुए हैं, ऐसा हैलैंड पार्टनर्स ने रिपोर्ट में बताया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो 2024 के विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट नाम से शीर्षक से जारी हुई है। जारीकर्ता कौन है? न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी की गई है। 7 मई 2024 को जारी की गई। शीर्ष स्थान किसका है? न्यूयॉर्क का है। शीर्ष स्थान किसका है? न्यूयॉर्क का है। और अपने जो टॉप 50 में रही है वो मुंबई रही है 24वें स्थान पर, और दिल्ली रही है 37वें स्थान पर। उसके बाद जो बेंगलुरु है, कोलकाता, हैदराबाद भी सूची में शामिल है। सबसे धनी व्यक्ति को HNWI हाई वर्थ इंडिविजुअल के रूप में परिभाषित किया है, जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति है। वो क्या होता है? सबसे धनी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सेंटी करोड़पति वे व्यक्ति हैं जिनके पास निवेश करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है, और अरबपतियों के पास निवेश करने के लिए 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो इस प्रकार यह परिभाषित किया गया है। प्रगति 2024 ये क्या है दोस्तों? केंद्रीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रगति 2024 नाम एक अभूतपूर्व पहल शुरू की गई है। प्रगति से क्या यह है कि फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है। आयुर्विज्ञान में फार्मा अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और आयुर्वेदिक दवाओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से प्रगति 2024 को लॉन्च किया गया है। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रगति 2024 निम्न में से किस विभाग से संबंधित है? चिकित्सा से,
खेल से यूं पूछा जा सकता है। तो प्रगति 2024 से आयुर्वेद से संबंधित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और आयुर्वेदिक अनुसंधानों को बढ़ाने के लेकर, आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने को लेकर इसका लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी से संबंधित एक स्वायत्त निकाय है। यह आयुर्वेद और सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणालियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण एवं समन्वय विकास के लिए भारत में शीर्ष स्थान पर है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क क्या है ये, आइए जानते हैं। भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन 8 मई 2024 को किया गया। इस अवसर पर यहाँ एक इको पार्क की भी आधारशिला रखी गई है। बात करें दोस्तों नए फैक्ट की, तो वो है इंडिया स्किल्स 2024। इंडिया स्किल्स क्या है? देश की सबसे बड़ी 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स का आयोजन 15 से 18 मई 2024 को किया गया। कब किया गया? 15 से 18 मई 2024 को किया गया। इसमें 61 कौशल शामिल किए गए और 47 कौशल प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई, जबकि 14 कौशल प्रतियोगिताएं वो कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और गुजरात में आयोजित की गई। आयोजक कौन था? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका आयोजक था। इंडिया स्किल्स कहां पर आयोजन हुआ? तो ये कुछ शहरों में हुआ, जिसमें 61 कौशल थे, 47 कौशल की तो प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में हुई। उसके बाद कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन जिलों में तमाम जो अन्य प्रतियोगिताएं वो संपन्न हुई। आयोजक कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका आयोजक है। इसका जो महत्व है वो क्या है? इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को सितंबर 2024 में लियोन, फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों द्वारा आगे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हर 2 वर्ष में आयोजित होने वाली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता राज्य सरकार, उद्योग सेक्टर कौशल परिषदों, राज्य कौशल विकास मिशन, कॉर्पोरेट और भागीदार संस्थानों द्वारा समर्थित है। मेन यही फंडा है दोस्तों कि जो भी कौशल से संबंधित है इन एक्टिविटियों में भाग लेता है और जो इसमें विजेता होता है तो उन्हें क्या किया जाता है, किसी देश में, जिस प्रकार अब सितंबर 2024 में लियोन फ्रांस में आयोजित होगा वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिताएं, वहां पर उनके भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाएगा। ये इनका प्रमुख उद्देश्य है कि स्किल्स को बढ़ावा देना। लिटे एक तमिलनाडु का एक पार्टी है, गठन है, उसके बारे में अभी ये चर्चा में रहा है। आइए जानते हैं। भारत सरकार ने लिटे अर्थात लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर लगे प्रतिबंध को आगामी 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 और 3 को लागू करते हुए प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध वृद्धि के संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि मई 2009 में श्रीलंका में अपनी हार के बाद भी लिटे ने इलम यानी लिटे ने क्या किया कि जो भी तमिल लोग हैं उनके लिए एक अलग से देश बनाया जाए की अवधारणा को नहीं छोड़ा और वह विचार, गतिविधियों और धन उगाही के माध्यम से गुप्त रूप से इलम के लिए काम कर रहा था। ये लिटे है। लिटे ने क्या किया, तमिल लोगों के लिए अलग से देश बनाया जाए, ऐसी प्रकार की गतिविधियां फैला रहा था, ऐसी प्रकार की विचारधारा लोगों में जगा रहा था कि अपना एक अलग देश हो तो ये होगा ये होगा। तो इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। किस एक्ट के तहत? अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 एक्ट के तहत। तो लिटे अब भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त था, उसने ऐसा कार्य करना नहीं छोड़ा, वो लगातार तमाम ऐसा कार्य करता रहा कि हमारे लिए अलग देश बनाया जाए, हमारे लिए अलग देश बनाया जाए। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए। लिटे अब ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है, जो अपने लिए घातक सिद्ध होता है, इसलिए इस पर क्या बनाया गया है और प्रतिबंध बढ़ाया गया। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों इसे कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। पहले तो मैं ये डिस्क्राइब करता हूँ। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल वह होता है कि जहां पर कचरा का ना मात्र भी उपयोग न मिले, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग न मिले, कचरे को बिल्कुल कम करना, न के बराबर कचरा वहां पर फैलना,
ठीक है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं पाया जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। न्योमा और डीबीओ सेक्टर, ये क्यों चर्चा में रहे हैं दोस्तों? ये भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर स्थित 2 बख्तरबंद टैंक मरम्मत किए गए हैं युद्ध के लिए। भारतीय सेना ने चीनी सीमा के पास न्योमा में और डीबीओ सेक्टर में 14,500 फीट अधिक ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहन रख रखाव के लिए और उनकी मरम्मत के लिए स्थापित किए गए हैं। यह पूर्वी लद्दाख में LAC के पास टैंकों और पैदल सेनाओं के लड़ाकू विमानों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इसलिए वहां पर 2 बख्तरबंद बनाए गए हैं। कहां पर? न्योमा और डीबीओ सेक्टर में। किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। तो ये था दोस्तों अपना राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया और तमाम उन सभी बिंदुओं को जाना जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, और जो ये मैंने पेन से हाईलाइट कर रखे हैं इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं उन सभी बिंदुओं को। न्योमा और डीबीओ सेक्टर वह हैं जो भारतीय वायु थल सेना के द्वारा विकसित किए गए हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जहां पर वाहनों को रखा जाएगा, उनकी मरम्मत भी की जाएगी, बख्तरबंद बनाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा बन गया जहां पर कचरे का बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लिट्टे पर। लिट्टे एक ऐसा गठन है जो तमिल लोगों के लिए एक इलम यानी एक नए देश की मांग कर रहा है, और उन पर अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष और प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इंडिया स्किल्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, और उसके साथ गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। प्रगति 2024 चिकित्सा आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। यह दवाइयों को लेकर और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को लेकर कार्य करेगा। और उसके बाद अपन ने जाना हेनले रिपोर्ट में। हेनले पासपोर्ट ने अपने जारी किया कि मुंबई और दिल्ली टॉप 50 में शामिल है। मुंबई है वो 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। उसके पहले अपने पूर्व में चर्चा की थी कि 65 वर्ष में हिंदुवादी 7.2% घटी है। और डीडी किसान चैनल ने 2 AI एंकर लॉन्च किए, कृष और भूम। और सबसे पहले वर्ल्ड में बात करें तो चाइना ने अपना AI एंकर लॉन्च किया था, और उसके बाद आज तक ग्रुप ने भी AI एंकर लॉन्च किया था। लेकिन पहला सरकारी चैनल जो बन गया वो डीडी किसान चैनल है, जिसने 2 AI एंकर लॉन्च किए गए हैं, 24 घंटे तक बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए जो अभी MOU हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के मध्य और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य MOU हुआ है। सेल भिलाई करेगा छत्तीसगढ़ के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहां पर? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मुरद्दा फर्स्ट जलाशय में वो क्या करेगा? 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन करेगा। पोर्टेबल अस्पताल के बारे में अपन ने पढ़ा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रालोचन। इनको क्या किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इसे नामित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उलान बटोर में हुआ। यह इसकी 10वीं बैठक थी और उसमें यह निर्णय लिया गया। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? तो वो केरल में है। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जाना। एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आज का सेशन कैसे लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। लगातार मुस्कुराते रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, अध्ययन करते रहिएगा। जय हिंद साथियों।